हाय, दिस इज नेहा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इतिहास की एनसीईआरटी। हम लोग पाठ 8 मौर्योत्तर काल में भारत की स्थिति व विदेशियों से संपर्क के बारे में पढ़ रहे थे, जिसका हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया है। आज हम लोग इसका सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। तो हम लोग आज ये पढ़ेंगे, इसके पहले हम लोगों ने सब भारतीय वंश और जो विदेशी वंश आए थे भारत में उनके बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग उनसे हम लोगों ने क्या सीखा, क्या उपलब्धियां प्राप्त की या उनके पास क्या उपलब्धियां थी और उनसे भारतीयों ने क्या सीखा, हम उनके बारे में कुछ पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले आज हम लोग उपलब्धियों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो तकनीकी क्या थी उपलब्धियों में? सबसे पहले हेडिंग है तकनीकी में सबसे पहला है भारतीयों ने हिंद यूनानियों व कुषाणों से सोना व चांदी पिघलाकर सिक्के बनाने का नया तरीका सीख लिया था। जो भारतीय थे वो कुषाणों से, जो हमारे देश के जो भारतीय थे, उन लोगों ने हिंद यूनानियों से और कुषाणों से सोने और चांदी को पिघला के किसी सांचे में डाल के सिक्के बनाने का एक नया तरीका इन लोगों ने सीख लिया था। और इससे पहले जब इन्होंने नहीं सीखा था, इससे पहले वो लोग चांदी या फिर सोने की जो पतली चादर होती थी उसको काट के उसमें ठप्पा लगा के इस तरह से बनाया करते थे। और ये सारी जो विधियाँ इन्होंने सीखी भारतीयों ने, ये बहुत ही अच्छी, सुंदर थी और रोचक थी ये विधियाँ। इस तरह से भारतीयों ने हिंद यूनानियों से और कुषाणों से सिक्के ढालने की नया तरीका उन लोगों ने सीख लिया। इसके बाद पहनावा। तो शक व कुषाण, शक जो थे ये सब विदेशी वंशज हैं। शक, कुषाण विदेशी वंशज में 4 थे ना, हिंद यूनानी, शक, पल्लव और कुषाण, इन्हीं सब की बात हो रही है। तो इसमें शक और कुषाण जो थे ये लोग का पहनावा था क्या? पगड़ी, कुर्ती, पजामा, लंबे जूते एवं भारी लंबी कोट, जिसे आज के समय में शेरवानी कहा जाता है। ये सब का जो प्रचलन है, ये सब हम सब भारतीयों ने इन लोगों से ही सीखा है, शक एवं कुषाण लोग वंश से। इसके बाद व्यापार क्या था? अब जब हमारे देश में विदेशी आए तो उन्होंने कैसे व्यापार किया भारतीयों से के बीच में, और वो लोग दूसरे देशों से भी व्यापार किस तरह से करते थे, इस बारे में भी हम लोग कुछ जान लेते हैं। तो सबसे पहले मध्य एशिया और रोमन साम्राज्य से भारी मात्रा में सोना प्राप्त हुआ था। जो मध्य एशिया था, एशिया, उस एशिया का जो मध्य भाग था वो वहां से और रोमन साम्राज्य से बहुत अत्यधिक सोना प्राप्त हुआ था। और इसके साथ ही जो कांच होता है उसके बर्तन की तकनीकी का भी बहुत ज़्यादा विकास हुआ था। इसका भी प्रचलन बहुत अधिक हो रहा था। कनिष्क के द्वारा तक्षशिला और पुरस्पुर नगर का सुंदरीकरण किया गया। सुंदरीकरण मतलब उसको बहुत ही अत्यधिक सजावट की गई, उसको बहुत सजाया गया, मतलब कि तक्षशिला और पुरस्पुर को उसका बहुत विकास किया गया। और कश्मीर में कनिष्क ने कनिष्कपुर नगर की स्थापना भी की थी। कश्मीर में कनिष्क ने अपने नाम पे ही कनिष्कपुर नगर की स्थापना की थी। इसके साथ जो कुषाण लोग थे वो चीन से मध्य एशिया को होते हुए रोमन साम्राज्य को जाने वाला जो रेशम मार्ग था उस पर भी नियंत्रण कर लिया था। और इसके द्वारा रेशम मार्ग पर नियंत्रण कर लेने से, जब उन लोगों ने रेशम मार्ग पर नियंत्रण कर लिया, इसलिए भारतीय व्यापार को एक अच्छा तरीका मिल गया। भारतीयों को व्यापार करने का एक अच्छा अवसर मिला और तरीका भी मिल गया, नया तरीका, रेशम मार्ग के थ्रू। इसके बाद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में क्या हुआ? तो जो हिंद यूनानी थे, हिंद यूनानियों से खगोल, ज्योतिष और जैसे कि सप्ताह के जो नाम होते हैं और सूर्य, चंद्रमा एवं अन्य ग्रहों के नाम को पुकारा गया।
जैसे कि हम लोग आज सप्ताह के दिन का नाम जैसे जानते हैं, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, शनि, ऐसे इस तरह से जानते हैं ना। तो ये सब जो नाम रखे गए हैं वो सप्ताह के नाम किसके नाम पे? सूर्य, चंद्रमा एवं अन्य ग्रहों जो हमारे जो कुछ ग्रह हैं उनके नाम पे और कुछ इन सब के नाम पे हमारे सप्ताह के नाम रखे गए हैं। और ये हिंद यूनानियों की ही देन है। इसके बाद साथ ही औषधि पद्धति के विषय में भी जानकारी यूनानियों के द्वारा ही प्राप्त हुई है। यूनानियों से ही हमें औषधि पद्धति, औषधि मतलब दवाइयाँ, औषधि पद्धतियों के बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त हुई है। इसके बाद उस समय में कनिष्क के ही समय में चरक नामक चिकित्सक थे। वे चिकित्सक का मतलब डॉक्टर। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था चरक संहिता, और इस बुक में 600 से ज्यादा औषधियों का वर्णन किया गया है। चरक संहिता में 600 से भी अधिक औषधियों का वर्णन किया गया है चरक संहिता में। इसके बाद मूर्तिकला। मूर्तिकला थी कुषाण कालीन कला, वो इसमें दो बहुत ही प्रमुख तरह की कला थी, जिसमें कि जो दो प्रमुख केंद्र थे उसमें पहला था मथुरा और दूसरा है गांधार। जो कुषाण कालीन जो कला था इसके दो प्रमुख केंद्र गांधार और क्या है, मथुरा शैली। और इन दोनों शैली में अलग अलग तरह की मूर्तियां देखने को मिलती हैं, और दोनों में ही विशेषता बुद्ध की प्रतिमा हमें देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले हम लोग मथुरा शैली के बारे में पढ़ेंगे। तो मथुरा शैली में मथुरा शैली में जो मूर्तियां बनाई गई हैं बुद्ध की, वो पद्मासन अवस्था में है, जिसमें सिर के पीछे जो मूर्तियां बनाई गई है वो पद्मासन अवस्था यानी कि बुद्ध की बैठी हुई मूर्ति मिली है, जिसमें गौतम बुद्ध जो थे वो बैठे हुए अवस्था में है, और उनके सिर के पीछे एक प्रभामंडल दिखाया गया। प्रभामंडल का मतलब होता है जैसे कि कोई मूर्तियां होती हैं तो उनके सिर के पीछे यूं ऐसा गोल सा बना होता है, तो उसे बोलते हैं प्रभामंडल। तो ऐसे ही बुद्ध की मूर्ति पद्मासन अवस्था में मिली है, जिसके उनके सिर के पीछे ऐसा गोल सा प्रभामंडल दिखाया गया है, और चेहरे पे उनके मुस्कान भी प्रदर्शित की गई है, मतलब मुस्कान का भाव उनके चेहरे पे ऐसा दिखाया गया है उस मूर्ति में। और ये जो मूर्तियां बनी है वो लाल बलुआ पत्थर में हैं। मथुरा शैली की मूर्तियां लाल बलुआ पत्थर में बनी हैं। इसके बाद गांधार शैली में सबसे पहले जो बुद्ध की जो प्रतिमा या मूर्ति जो सबसे पहले मिली है वो गांधार शैली में मिली है। बुद्ध की प्रतिमा, सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमा गांधार शैली में ही निर्मित की गई है, और इन मूर्तियों का निर्माण स्लेटी या नीली धूसर बलुआ पत्थर में किया गया है। मथुरा शैली का निर्माण किसमें किया गया था? लाल बलुआ पत्थर में, लेकिन गांधार शैली का स्लेटी व नीली धूसर बलुआ पत्थर में किया गया था। इसके बाद जो मौर्य काल में जो राजस्व अवस्था थी, इसमें राजा में देवत्व की भावना की प्रणाली, जो राजा होते थे उनमें जो देवत्व यानी कि ईश्वर की जो भावना होती थी उसकी प्रणाली हमें किससे देखने को मिलती है? सर्पों एवं कुशाणों से ही प्राप्त हुई थी। सर्पों एवं कुशाणों से ही राजा में देवत्व की प्रणाली सर्पों एवं कुशाणों से प्राप्त हुई थी। तो एक बार हम आप लोग का रिवीजन करा देते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे आज मौर्योत्तर काल, जिसमें हम लोग उपलब्धियों के बारे में पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले हम लोगों ने तकनीकी पढ़ा। तकनीकी में क्या सीखा? भारतीयों ने हिंद यूनानियों से और कुशाणों से सोना और चांदी को पिघलाकर सिक्के बनाने का नया तरीका सीख लिया। और इसके पहले जो भारतीय थे वो पतली सोने और चांदी की चादर होती थी, उसको काट के उस पर ठप्पा लगाकर सोना या बनाते थे, उससे सिक्के बनाते थे। पहनावा क्या था? शक व कुशाण पगड़ी, कुर्ती, पजामा, लंबे जूते, भारी लंबी कोट जिसे हम लोग शेरवानी कहते हैं, इन सब का प्रचलन शक एवं कुशाणों के माध्यम से हुआ है। व्यापार कैसा था? मध्य एशिया और रोमन साम्राज्य से बहुत अत्यधिक मात्रा में सोना की प्राप्ति हुई है, और कांच के बर्तन बनाने की भी नई तकनीकी का विकास हुआ है।
कनिष्क के द्वारा तक्षशिला और पुरुषपुर नगर का सुंदरीकरण किया गया था और कनिष्क ने कनिष्कपुर नगर भी बसाया था। इसके बाद जो रेशम मार्ग था इस पर भी नियंत्रण स्थापित किया गया था, जिससे व्यापार में बहुत ही अत्यधिक वृद्धि हुई थी और बहुत अत्यधिक व्यापार आगे बढ़ा था। इसके बाद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में हिंद यूनानियों से खगोल, ज्योतिष, सप्ताह के जो नाम हुआ करते हैं, जैसे सोम, मंगल, शनि, बुध, ये सब नाम जो रखे गए हैं वो अन्य ग्रहों के नाम से ही पुकारा गया है, वो हिंद यूनानियों ने ऐसा नाम रखा है। और इसके साथ ही बहुत ज़्यादा से ज़्यादा औषधीय पद्धति के विषय में भी हमें यूनानियों से ही जानकारी मिलती है। जैसे कि उस समय चरक जो थे बहुत बड़े चिकित्सक थे, उन्हें चिकित्सक का मतलब डॉक्टर थे, जिन्होंने चरक संहिता नामक एक पुस्तक लिखी थी और चरक संहिता पुस्तक में कम से कम 600 से भी अधिक औषधियों का वर्णन मिलता है। इसके बाद मूर्तिकला कुषाण कालीन में 2 प्रमुख केंद्र थे, गांधार और मथुरा, जिसमें मथुरा शैली में जो बुद्ध की प्रतिमा मिली है वो पद्मासन अवस्था में मिली है, जिसमें बुद्ध के सिर के पीछे एक प्रभा मंडल दिखाया गया है, जैसे गोल सा ऐसा यूं होता है, और फिर उनके चेहरे पे मुस्कान भी प्रदर्शित की गई है। और जो मूर्तियां बनी है मथुरा शैली में वो लाल बलुआ पत्थर में बनाई गई हैं। इसके बाद गांधार शैली में क्या था, सर्वप्रथम जो बुद्ध की प्रतिमा मिली है वो गांधार शैली में पाई गई है और ये गांधार शैली में जो मूर्तियां मिली है वो लाल बलुआ नहीं, स्लेटी व नीली धूसर बलुआ पत्थर में बनाई गई है। गांधार शैली की जो मूर्तियां मिली हैं वो स्लेटी व नीली धूसर बलुआ पत्थर में बनाई गई है। और जो कुषाणकालीन राजस्व व्यवस्था थी, राजा में देवत्व की भावना की प्रणाली शकों एवं कुषाणों से प्राप्त की गई है। इसके बाद हम लोग थोड़ा ये भी जान लेते हैं कि उन्होंने भारत से क्या सीखा। जो हमारे देश में जो बाहरी आक्रमणकारी आए थे, उन्होंने हमारे देश पे आक्रमण किया और उन लोगों ने हमारे भारत से बहुत कुछ सीखा। तो उसमें हम लोगों को ये जानना है कि उन्होंने हमसे सीखा क्या। तो जब बाहर के देश से विदेशी जब आक्रमण किए थे हमारे देश से, तो उन लोगों की जो संस्कृति थी, उनकी संस्कृति और हमारी संस्कृति में बहुत विभिन्नता थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें हमारी संस्कृति से बहुत लगाव हो गया था, जिससे विदेशी आक्रमणकारियों ने भी हमारे संस्कृति को आत्मसात किया और इस तरह से हमारे भारत में एक ऐसी संस्कृति का विकास हुआ जिसमें विदेशी भी थी और भारतीय भी थी। इसलिए हमारे भारत के संस्कृति को मिली जुली संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। और हमारे भारतीय लोगों में एक ऐसा गुण पाया जाता है जिससे वे किसी भी देश को अपनी संस्कृति में मिला लेते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति में सहिष्णुता, सामाजिक मेलजोल, लचीलापन, उदारवादी व वसुदेव कुटुंबकम, जैसे वसुदेव कुटुंबकम का अर्थ होता है पृथ्वी के सभी निवासी एक ही परिवार के सदस्य हैं, को आदर्श माना गया है। इस कारण से यह संस्कृति आज भी विद्वान है। तो इसके साथ ही आज हम अपना लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।